हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन सुमन को एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। सुमन कोई भी ऑयली खाना खाती तो उसे एसिडिटी की वजह से पाद आने लगता। सुमन कहीं भी पाद मार दिया करती और उसका इल्जाम किसी और पर लगा देती। ऐसे ही एक दिन सुमन स्कूल में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। सुमन को बहुत तेज पाद आता है और वो पाद मारती है। वहाँ बहुत गंदी बदबू फैल जाती है और पलक कहती है, छी, कौन है ये पदोड़ा? पता नहीं कैसे बच्चे हैं, इतने बड़े हो गए और अब भी पाद मार रहे हैं। हाँ, लगता है घर से पेट भर कर आते हैं और यहाँ पाद मारते हैं। घर पेट साफ होता ही नहीं इनका। मुझे तो लगता है ये उन लड़कों में से किसी ने पादा होगा, वरना उनको भी बदबू आती। नहीं, पागल है क्या? वो लोग बहुत दूर बैठे हैं, उनकी पाद की आवाज और बदबू हम तक बिल्कुल नहीं आएगी। तू कहना क्या चाहती है कि हम तीनों में से किसी ने किया है क्या? हो भी सकता है। मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना, मैं अपना पेट साफ करके आती हूँ। ये स्कूल में पाद मारना मतलब अपनी इंसल्ट करवाना। रुक जा, अगर तुझे लगता है हम में से किसी ने किया है, चल आधा पादा कौन पादा कर लेते हैं। हाँ, यही कर ले, इससे हम तीनों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सुमन, नेहा और पलक तीनों आधा पादा किसने पादा करने लगती हैं और घूमकर पलक पर ही उंगली आ जाती है और नेहा और सुमन दोनों पलक पर हंसने लगते हैं और सुमन कहती है, देख लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसने ही पादा है और बाकी लोगों पर नाम लगा रही थी। तूने चीटिंग की है सुमन, मुझे तो लगता है तूने ही पादा होगा। नहीं पलक, बात तेरे पे आई तो मतलब तू नहीं पादा है। तुझे तो पता है कि रामचंद्र का घोड़ा कभी झूठ नहीं बोलता। चुप हो जाओ तुम दोनों, मुझ पर नाम आया है ना? देखना, इस पदोड़ी स्टूडेंट का तो मैं पता लगा कर रहूंगी। पूरे स्कूल के सामने बताऊंगी कि वो एक पदोड़ी है। चल आज चलकर बता देते हैं कि कौन है पदोड़ी स्टूडेंट। सुमन के इतना बोलते ही नेहा और सुमन दोनों साथ में हंसने लगती हैं। पलक को उन दोनों पर गुस्सा आता है और वो उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी होती है और नेहा और सुमन दोनों पलक को छोड़कर घर चली आती हैं। थोड़ी देर बाद सुमन घर पहुंच जाती है और रूम से फ्रेश होकर खाना खाने आती है और अपनी माँ कविता से कहती है, माँ खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ रुक, आती हूँ। सुमन टेबल पर बैठकर गाना गुनगुना रही थी और इतनी देर में कविता रसोई से उसके लिए खाना लेकर आती है और उसे देती है। खाना देखकर सुमन कहती है, ये क्या है माँ, तुम मुझे फीका खाना क्यों देती हो? आपकी बेटी हूँ ना मैं, या किसी कचरे से उठाकर लाई हो? चुप हो जा नालायक, तुझे पता है ना कि तू पाद मारती है और तुझे उबला खाना नहीं दूं तो तली भुजी खाने को दूं? माँ धीरे से बोलो ना, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी को पता चला ना कि मैं पदोड़ी हूँ तो सोचो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। आहा, तुझे कब से अपनी इज्जत की परवाह होने लग गई? पदोड़ी, चल चुपचाप खाना खा, मेरा दिमाग मत खा। कविता के बोलने पर सुमन खाना खाने लगती है और खाते खाते पाद मार देती है। उसके पाद से बहुत गंदी बदबू आती है और कविता बोलती है, आय हाय, कितना गंदा पाद मारती है तू। तेरी पाद के आगे तो मरा जानवर भी फिर से मर जाए, इतनी बड़ी गधी हो गई है। बस मैनर्स नाम की चीज नहीं है। स्कूल में भी कैसे रहती है तू? कुछ भी बोल रही हो माँ, स्कूल में तो अपने पाद का नाम किसी और पर लगा देती हूँ। सुमन इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगती है और खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। दिन गुजरने लगते हैं। सुमन की पादने की आदत बढ़ती जा रही थी और आए दिन वो कहीं न कहीं पाद मार दिया करती। धीरे धीरे सभी बच्चों को सुमन पर शक होने लगता है। ऐसे ही एक दिन सुमन ग्राउंड में खड़ी थी और वो बहुत गंदा पाद मारती है। ये सब पलक देख लेती है और कहती है, आज तो तुझे मैंने देख लिया, तूने अभी पाद मारा है। क्या बकवास कर रही है तू? तूने मुझे देखा है पाद मारते हुए? हो सकता है किसी और ने पाद मारा हो। रुक जा पलक, मुझे माफ कर, ये बात किसी और को मत बताइयो। जरा पूरे ग्राउंड में नजर घुमा ले, यहाँ तेरे और मेरे अलावा कोई भी नहीं जो किसी और का नाम लगा दे। रुक जा, आज तो मैं तुझसे अपना बदला लेकर रहूंगी। आज सबको बता दूंगी कि तू एक पदोड़ी है। अगर मेरे क्रश राहुल को पता चल गया तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी यार। ओह राहुल, उसको तो मैं खुद जाकर बताऊंगी। इतना बोलकर पलक पूरे स्कूल को सुमन के बारे में बता देती है और सारे बच्चे उसको पदोड़ी पदोड़ी कहकर बुलाने लगते हैं। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं और एक दिन सुमन अपने क्रश राहुल के पास जाती है और उसे डेट पर जाने का ऑफर देती है। राहुल उसकी बात मान जाता है, पर राहुल का दोस्त लक्ष्य कहता है,
अबे तू इस पदौड़ी के साथ जाएगा, वो वहाँ पात पात कर तुझे मदहोश कर देगी। चुप हो जा पागल, क्या है कुछ भी बोलता रहता है तू तो। अरे मुझसे वो प्यार करती है, मेरे आगे ऐसा कुछ नहीं करेगी, समझा? उसको तुझसे ज्यादा अपनी पादों से प्यार है, वरना वो अब तक अपना इलाज करवा लेती। लक्ष्य की बात सुनकर सुमन को बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सुमन को जाते देखकर राहुल कहता है, सुमन सुनो, तुम ना कल तैयार रहना, हम तुमको ना तुम्हारे घर लेने आएंगे, हम कल डेट पे जा रहे हैं। राहुल की बात सुनकर सुमन बहुत खुश होती है और वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है और डेट पर जाने की तैयारी करने लगती है। और वो उस दिन बहुत खुश थी और पूरा दिन निकल जाता है। रात को वो जल्दी जल्दी खाना खाकर सोने चली जाती है। फिर अगले दिन वो राहुल के साथ डेट पर जाती है। वहाँ दोनों बातें कर रहे थे कि तभी एक जोरदार पाद की आवाज आती है। सब सुमन को देखने लगते हैं और राहुल भी उसे देखकर कहता है, क्या यार सुमन, कम से कम आज तुम्हारा क्रश तुम्हारे सामने बैठा हुआ था, तब तो ये नहीं करती यार। देखो देखो सबको देखो, सब हमारी तरफ कैसे देख रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। सबको पता है कि तुम पदौरी हो, तुम्हारे अलावा ना कोई और पात मार ही नहीं सकता है। मैं तो ना जा रहा हूँ यहाँ से, वरना इस बदबू के मारे ना मैं मर जाऊंगा। राहुल वहाँ से उठता है और वहाँ से चला जाता है। सुमन भी रोते हुए घर चली आती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन सुमन की क्लास में टीचर पढ़ा रहा था कि तभी पूरे क्लास में पाद की आवाज आती है, जिस वजह से पूरी क्लासरूम में बदबू फैल जाती है। और टीचर कहता है, अरे किसने किया है ये? अरे कौन बदतमीज बच्चा है? अरे खुद ही बता दो, वरना पूरे क्लास को पनिशमेंट मिलेगी। सर, हमारे पूरे स्कूल में एक ही पदौड़ी है जो ऐसा कर सकती है। उसका नाम पदौड़ी सुमन है। पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ हाँ सर, हम लोग झूठ बोल रहे हैं और पदौड़ी सुमन सच बोल रही है। लक्ष्य के इतना बोलते ही पूरी क्लास से पदौड़ी सुमन की आवाजें आने लगती है और सुमन रोने लगती है। ये सब राहुल बैठकर देख रहा था और उसको सुमन के लिए बुरा लगता है। वो क्लास में खड़ा होता है और बोलता है, ये सुमन ने नहीं किया, ये मैंने किया है। कोई भी पनिशमेंट है तो आप मुझे दीजिए, इसको कुछ मत कहिए। राहुल के इतना बोलते ही पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है और लक्ष्य कहता है, भाई पागल हो गया क्या तू? कैसी पागलों वाली बात कर रहा है? सुमन इस स्कूल की पदौड़ी लड़की है और उसका इल्जाम तू अपने सर ले रहा है। राहुल लक्ष्य की बात नहीं सुनता और सुमन से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो सुमन, जब हम डेट पे गए थे ना तो वो गैस मैंने छोड़ी थी और एम्बैरेसमेंट के चक्कर में मैंने तुम्हारा नाम लगा दिया। आज भी ऐसा ही हुआ था, मैंने किया लेकिन नाम तुम्हारा लग गया, मुझे माफ कर देना। ये सब सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राहुल से अपने आप को चेंज करने का प्रॉमिस करती है और ये आदत छोड़ने की कसम खा लेती है। और धीरे धीरे करके सुमन की ये आदत छूट भी जाती है और राहुल और सुमन दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और पूरा स्कूल भी अब सुमन को पदौड़ी स्टूडेंट कहकर बोलना बंद कर देता है। आप लोग सर झुकाकर क्यों बैठे हैं? आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए और इसे अपना ही घर समझिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे नजरें मिलाऊं। मुझे मेरी भूल का बहुत पछतावा है, हो सके तो मुझे माफ करो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और इनसे ज्यादा मैं गुनहगार हूँ तुम्हारी। मेरे पास शब्द नहीं है तुमसे माफी मांगने के लिए, लेकिन हो सके तो मुझे माफ करो। आज हमें हमारी अमीरी का सबक मिल गया है। शायद इसलिए कहते हैं कि भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं, और हमें हमारे कर्मों का फल मिल ही गया। देखिए, आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जो भी किया मुझे बुरा बहुत लगा, लेकिन मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, ना ही कोई नाराजगी है। मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ। चाय पीजिए, मैं आती हूँ, मेरे पति की दवाई का समय हो गया है। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। आखिर वो औरत आदमी कौन थे और वो किस औरत से माफी मांग रहे थे? उन्होंने ऐसी कौन सी गलती करी थी जिनका उन्हें पछतावा था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। यशराज एक बहुत अमीर आदमी था और बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी था। यशराज अपनी पत्नी शालू के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहता था। उसे अपनी अमीरी और अच्छे बिजनेसमैन होने का बहुत घमंड था, जिसके चलते वो अपने आगे किसी की नहीं सुनता था और गरीबों को अपने पैरों की जूती समझता था। एक रोज शाम के समय वो ऑफिस से घर आता है। तभी उसकी नौकरानी मीना उसके पास आती है और कहती है, मालिक,
मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। तुम गरीबों के पास इससे अच्छा और कोई बहाना नहीं होता है। जब भी पैसों की जरूरत होती है अपने ही घर वालों को हॉस्पिटल पहुंचा देते हो। मालिक, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करिए। सच में मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। अगर सही समय पर उनका इलाज नहीं करवाया तो कुछ भी हो सकता है। देखो, अपना ये नाटक कहीं और दिखाओ। तुम यहाँ काम करने के लिए आती हो, वही करो। जाके कुछ अच्छा बनाओ। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं डिनर के लिए। ये बहाना बनाकर काम से भागने की कोशिश मत करो। भगवान, मैं क्या करूं? अगर मालिक की नहीं सुनी तो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और अगर समय पर हॉस्पिटल में पैसे जमा नहीं करवाए तो उनका इलाज नहीं होगा। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। मैंने तुमसे कुछ कहा है, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। यहाँ नौकरी करनी है या नहीं? नहीं करनी है तो बता दो, मैं दूसरी नौकरानी का इंतजाम करूँ। नौकरों की कमी नहीं है। अपने मालिक यशराज की बात सुनकर मीना आगे और कुछ बोले बिना ही वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ यशराज का अपने पैसों को लेकर घमंड अब बढ़ता ही जा रहा था, जिसके चलते वो गरीबों की मजबूरी, उनकी परेशानी को देखकर हमेशा उनका मजाक उड़ाया करता और उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहा करता। एक रोज वो अपनी बीवी के लिए डायमंड का नेकलेस लेकर आता है। तभी मीना उनके लिए चाय लेकर वहाँ आती है, जिस पर यशराज जानबूझकर अपनी पत्नी शालू से घमंड में कहता है, शालू, ये डायमंड का नेकलेस है, इसे जरा संभाल कर रखना। आजकल लोगों की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तुम जरा इस हार को ध्यान से रखना अपने पास। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारे घर में कौन चोर होगा जो इस हार को चुरा कर ले जाएगा? हमारे घर में चोर ना सही, लेकिन गरीब लोग तो हैं, और गरीब लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या करें, उन्होंने कभी महंगी और अच्छी चीजें देखी नहीं होती है ना। मालिक, बुरा मत मानिए, लेकिन गरीबों से इतनी भी नफरत मत करिए कि आगे सोचने का भी समय ना मिले, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी किसी इंसान को अपनी चीजों पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक से ऐसे बात करने की? तुम ये मत भूलो कि तुम इस घर में एक नौकरानी हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मालकिन, मुझे मेरी हैसियत अच्छी तरह से पता है, और आप लोगों को बार बार मुझे ये एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं चाहे इस घर के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन रहूंगी इस घर की नौकरानी ही। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मालिक को गरीबों से इतनी नफरत क्यों है। तू अपना मुंह बंद कर और यहाँ से जा, अपना काम कर। शालू के कहने पर मीना तो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज यशराज अपनी पत्नी के जन्मदिन पर अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखता है, जहां शालू यशराज का दिया हुआ डायमंड का नेकलेस पहनकर आती है। सभी मेहमान उसके नेकलेस को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कुछ समय बाद सभी लोग पार्टी में बिजी हो जाते हैं और डांस के टाइम शालू के गले से वो नेकलेस निकलकर कहीं गिर जाता है। पार्टी में आए हुए लोगों में से कोई उस नेकलेस को चोरी कर लेता है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शालू अचानक से अपने नेकलेस को ढूंढने लगती है और नेकलेस ना मिलने पर वो अपनी नौकरानी मीना पर नेकलेस चोरी करने का इल्जाम लगाकर नौकरानी को घर से निकाल देती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज यशराज बहुत दुखी होकर ऑफिस से घर आता है और उसको दुखी देखकर शालू कहती है, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? ऑफिस में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं शालू, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने अपना सब कुछ एक एक रुपया एक बहुत बड़ी डील पर लगा दिया था। वो डील फाइनल ही नहीं हुई। वो कंपनी फ्रॉड निकली, सारे पैसे लेकर भाग गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं लोगों के पैसे कैसे वापस करूं। हम लोग बर्बाद हो गए। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ अब। यशराज इतना कहकर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। शायद इसे ही कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो इंसान कभी अपने पैसों को लेकर गरीबों को घमंड दिखाया करता था, आज उसकी खुद की हालत वैसी ही हो गई थी। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ उसका घर भी नीलाम हो जाता है और वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। यशराज और शालू ये सब सोचते हुए सड़क पर पैदल चल रहे थे। तभी एक गाड़ी यशराज को ठोकर मारते हुए निकल जाती है। तभी एक औरत उसे गिरने से संभाल लेती है, जो कि कोई और नहीं उसकी खुद की नौकरानी मीना थी, जो अपने मालिक और मालकिन को इतनी बुरी हालत में देखकर हैरान थी और उनसे उनकी हालत का कारण पूछती है, जिस पर शालू रोते हुए उसे सारी बात बताती है और ये सब सुनकर
वो दोनों को अपने घर ले जाती है। कुछ समय बाद मीना उन दोनों के लिए खाना लेकर वहाँ आती है। उसका ये स्वभाव देखकर यशराज और शालू को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद दोनों कई बार मीना से अपने गलत स्वभाव और गरीबों को नीचा दिखाने के लिए माफी मांगते हैं, जिस पर मीना कहती है, जो कुछ हुआ उसे आप लोग भूल जाइए। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि मैंने आपके यहाँ नौकरानी का काम छोड़ दिया। अब तुम यहाँ काम कर रही हो, कैसे अपना घर का खर्चा चला रही हो? मालकिन, अब मैं एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती हूँ, उसी से अपना घर चलाती हूँ और अपने पति का इलाज करवाती हूँ। एक्सीडेंट के बाद से उनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश उस दिन मैंने तुम्हारी मजबूरी समझी होती और तुम्हें पैसे दिए होते तो शायद जो हालत आज तुम्हारे पति की है वो नहीं होती। आज मेरे साथ जो हुआ है ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मेरे साथ हुए इस हादसे की वजह से मुझे मेरी अमीरी का सबक मिल गया कि हमें मिलता वही है जैसा हम कर्म करते हैं। आप सही कह रहे हैं। आज तक हमने कभी गरीबों को इज्जत नहीं दी, कभी उनसे प्यार से बात नहीं की, हमेशा उनको घमंड दिखाया। अपने पैसों के घमंड में हम इंसानियत भी भूल गए। लेकिन तुमने एक वफादार नौकर होने का फर्ज निभाया, अपने घर में रहने की जगह दी, इज्जत सम्मान सब दिया। ये सब करके तुमने हमें बहुत छोटा कर दिया। इस तरह से यशराज और शालू को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों दिल से मीना से गलती की माफी मांगते हैं। साथ ही उन लोगों से मिली सीख को ध्यान में रखते हुए आगे से फिर वो कभी गरीब की स्थिति का मजाक ना बनाने का वादा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।